हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए चैप्टर 4 में आगे के टॉपिक्स का अध्ययन करें। अगला टॉपिक है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लंबे ऋजुरेखी मीन्स सीधे धारावाही तार के कारण उसके आसपास किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। Magnetic field due to a long straight current carrying wire। एक बहुत ही लंबा सीधा तार है, उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। उसके समीप स्थित किसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। एक स्ट्रेट वायर ले लिया, बहुत लंबा तार है, इसको आप अनंत लंबाई का भी मान सकते हैं। सपोज इसमें करंट I फ्लो हो रही है, इसके समीप कोई बिंदु है P। कितना दूरी पर है इससे? R दूरी पर, स्मॉल r मान लिया हमने। R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P। यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। दो लाइन लिख देते हैं। माना अनंत विस्तार वाले सीधे तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। तार से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। वो बातें क्या क्या होंगी भाई, ये देखिएगा। नंबर 1, B इज प्रोपोर्शनल I। इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सीधे सीधे उसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके समानुपाती होता है। तथा B इज प्रोपोर्शनल 1/R। और दूसरा, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इस तार से उस बिंदु तक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। केवल 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। अतः P बिंदु पर नेट चुंबकीय क्षेत्र B इज प्रोपोर्शनल I/R। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शनल की वैल्यू आती है B इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट आएगा उसका वैल्यू आएगा μ0/2π इंटू I/R। ये नंबर 10वीं चीज है। B इज इक्वल टू μ0/2π I/R, जहां μ0/2π
टू पाई या म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू थी, म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू थी 10 की पावर -7, तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई की क्या होगी 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि ये हमने सीधे सीधे 2 लाइन का ये फार्मूला लिख दिया, परंतु ये निकलता है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार। और दूसरा तरीका बायो सेवर्ट्स लॉ भी है, अभी हम वहां विस्तार से नहीं जाएंगे, अभी एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ेंगे तो इसको हम ड्राइव करेंगे। करते क्या है एक्चुअली, इसमें करंट फ्लो हो रही है तो हम इधर एक आर त्रिज्या का एक लूप बना देंगे, इस तार को मोड़ करके एक लूप बना देंगे और उस लूप के परिधि में स्थित कोई बिंदु P है, या तो इधर लेंगे या इधर लेंगे, मतलब उसके आसपास किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम सीधे सीधे क्या कह दे रहे हैं, वो 2 बातों पर डिपेंड करेगा, बीच प्रोपोर्शनल I, बीच प्रोपोर्शनल 1/r, बीच प्रोपोर्शनल दोनों को कंबाइन कर देंगे I/r, बीच इक्वल टू प्रोपोर्शनल का वैल्यू आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई I/r। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर, वो उसकी डायरेक्शन कहां को होगी, उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द डाउनवर्ड ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, इस कागज के तल के अभिलंबवत नीचे की ओर। यदि ठीक इतनी ही दूरी पर इधर कोई पॉइंट लेते हैं P डैश, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती इस कागज के तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर। कौन से नियम से, क्योंकि B और I के लिए हमने 3 नियम पढ़े हैं, या तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 से लगाओगे तो डाउनवर्ड आएगा, तो डाउनवर्ड आएगा ये धारा की दिशा, और नीचे डाउनवर्ड, या पेज दक्षिणावर्ती, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम लगाओगे तब भी डाउनवर्ड आएगा, या राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तब भी डाउनवर्ड आएगा। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा करंट होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी P पॉइंट पर, और दूसरा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी जो जो बढ़ते जाएगी मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, मतलब धारावाही चालक के तार के आसपास मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो जो दूर दूर को जाते रहेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता रहेगा। चूंकि सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र यहां पर निकाला, तो इसी का यूज करते हुए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा 2 समांतर अनंत विस्तार वाले 2 समांतर सीधे लंबे धारावाही चालक लें, तार लें या छड़ लें, उनके बीच लगने वाला बल की व्याख्या करें और उस बल के आधार पर हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन दें। तो आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, मीन्स एम्पियर का नियम, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, मीन्स एम्पियर्स लॉ। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अनंत विस्तार के एक अनंत विस्तार के हैं एक धारावाही चालक, ये हमने ले लिया, चलो इसको ए बी कह देता हूं मैं। ठीक इसके पैरेलल दूसरा धारावाही चालक है, ये भी अनंत विस्तार का है, इसको कह देता हूं मैं सी डी।
दो समांतर तार हैं, अनंत विस्तार के हैं, बहुत लंबे हैं और इनमें धारा प्रवाहित हो रही है। एक में सपोज करंट I1 फ्लो कर रही है और दूसरे में करंट I2 फ्लो कर रही है। दो समांतर धारावाही चालक होंगे जिनमें अनंत विस्तार के हैं, जिनमें धाराएं I1 तथा I2 और इनके बीच की जो दूरी है, दूरी मीन्स लंबवत दूरी है, ये दूरी ये मान लेते हैं R। दो समांतर धारावाही चालक जिनमें धाराएं क्रमशः I1 व I2 और जिनके बीच की दूरी मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है। पैरेलल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे। लिख लेते हैं एक लाइन। माना अनंत विस्तार वाले दो समांतर चालकों में धाराएं क्रमशः I1 व I2 प्रवाहित हो रही तथा इनके बीच की दूरी R है। अनंत विस्तार वाले दो समांतर चालकों में हमने धारा क्रमशः कितनी धाराएं क्रमशः कितनी कितनी मान ली, I1 तथा I2 फ्लो कर रही हैं और उनके बीच की दूरी क्या ले ली है हमने, R। अभी हमने एक अनंत विस्तार वाले धारावाही चालक के कारण उसके समीप किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। वो आ रहा था B = μ0/2πI/R। इसका हेल्प लेंगे तो क्या कर देंगे भाई, देखिए चालक A के कारण, चालक AB मतलब पहला वाला A नहीं, AB के कारण R दूरी पर, R दूरी का मतलब यहां 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 चुंबकीय क्षेत्र दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B1 = μ0/2π सॉरी I के बदले इसमें करंट है I1/R। ये पहला चालक है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है। इस कंडक्टर के कारण इससे R डिस्टेंस पर यहां मैग्नेटिक फील्ड हो गया P1, जिसको हम कह रहे हैं μ0/2π I1/R। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट स्टेप कह देते हैं, चलिए इसको। अब चूंकि ये जो दूसरा CD वाला कंडक्टर है, ये चुंबकीय क्षेत्र B1 में स्थित हो गया, तो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। देखिए, क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B1 की डायरेक्शन इस कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। जब हम दूसरे चालक CD को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखेंगे तो उस पर अधिकतम बल लगेगा।
चालक चालक सीडी पर लगने वाला बल। उसको चलिए एफ कह देते हैं। चलो F2 कह देते हैं। दूसरे चालक है CD है तो FCD भी कह सकते हो। CD पर लगने वाला बल F2 इज इक्वल टू I के बदले I2, B के बदले B1 क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड B1 में है, इंटू L उसकी लेंथ हमने L मान ली, और साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। F2 इज इक्वल टू I2 को I2 ही रहने दीजिए। B1 का मतलब हो गया μ0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R इंटू इस दूसरे चालक के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अतः चालक CD के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना? F2 अपॉन L इज इक्वल टू, इस L को F2 के नीचे ले आइए, μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन चलिए इसको मैं A कह रहा हूं अभी। ठीक इसी प्रकार चालक CD के कारण इस दूसरे कंडक्टर CD जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके द्वारा R दूरी पर स्थित किसी बिंदु, यहां चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम कह देते हैं B2। CD के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B2 कह दीजिए इज इक्वल टू μ0 अपॉन, ठीक सिमिलरली वैसे ही μ0 अपॉन 2 पाई I2, उसमें करंट I2 है, I2 अपॉन R। ये सेकंड स्टेप इसको मानता हूं मैं। अतः चालक AB पर लगने वाला बल, AB पर लगने वाला बल, पहले हमने इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र निकाला, उस चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक पड़ा है उस पर लगने वाला बल F2 अपॉन L निकाला। अब ठीक इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र निकाला, ये चालक अब चुंबकीय क्षेत्र में हो गया, तो अब इस पर लगने वाला बल F1 कह देता हूं। पहला चालक है AB, पहला मान लीजिए, और CD को दूसरा मान लीजिए। F1 इज इक्वल टू कितना? I के बदले I1, B के बदले B2 इंटू L साइन थीटा 1 हो गया। तो ये आ जाएगा कितना? फिर आगे बढ़िए, ये आ जाएगा F1 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L।
अतः चालक AB के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, लंबाई पर लगने वाला बल कितना भाई? F अपॉन L, F1 अपॉन L इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन, इसको नंबर B कह दे रहा हूं। A और B को देखिए। चालक AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला। ये चालक AB चालक नंबर 1, चालक CD चालक नंबर 2, चालक नंबर 1 के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B1 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। अब ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर हो गया। ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो चालक CD पर लगने वाला बल जो F2 था वो है F2 इज इक्वल टू I2B1L। तो F2 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। तो यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ इसका? F2 अपॉन L इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, नंबर 1। सिमिलरली इस सेकेंड करंट कैरिंग कंडक्टर CD के द्वारा R दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसको हम कह रहे हैं B2 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R, उसमें करंट I2 है। अब चूंकि इस सेकंड के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के पर्टिकुलर ये वाला कंडक्टर पड़ा है, इस मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, उसको हम कह रहे हैं F1, पहले वाले पर लगने वाला बल। F1 इज इक्वल टू I साइन थीटा से, साइन थीटा तो 90 है, I1 B2L, B2 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए तो F1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना? F1 इज इक्वल टू आया हमारे पास, F1 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। इसके यूनिट लेंथ पे जो फोर्स अप्लाई होगा F1 अपॉन L इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन नंबर B। इसका मतलब प्रत्येक चालक के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, दोनों के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, अतः संबंध A व B से प्रत्येक चालक के एकांक लंबाई पर लगने वाला F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये नंबर 11वीं चीज हो गई। ये इसलिए चूंकि F1 अपॉन L इज इक्वल टू F2 अपॉन L है। सो F1 अपॉन L इज इक्वल टू F2 अपॉन L इज इक्वल टू हम क्या कह दे रहे? F अपॉन L कह दे रहे हैं। चलिए मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अतः प्रत्येक चालक के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हो गया
म्यू 0/2π I1I2/R। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग हर दूसरे साल उत्तराखंड बोर्ड में ये पूछा जाता है। एग्जामिनेशंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से एक बारी रिपीट कर देते हैं बहुत तेजी से। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल, इससे एम्पियर का, इसे जो फोर्स लगेगा, इससे हम एम्पियर की डेफिनेशन देंगे, इसीलिए इसको एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं। मान लें हमारे पास अनंत विस्तार वाले दो सीधे लंबे, अनंत विस्तार का मतलब बहुत लंबे दो चालक है ए बी और सी डी। ए बी को हम चालक नंबर 1 कह रहे हैं और सी डी को चालक नंबर 2 कह रहे हैं। इनके बीच की दूरी होगी आर। पहले चालक में करंट फ्लो हो रही है I1, दूसरे चालक में करंट फ्लो हो रही है I2। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो क्या होगा, उस पर अभी डिस्कस करेंगे। मान लिया कि अनंत विस्तार वाले दो समांतर चालकों में धाराएं I1 I2 प्रवाहित हो रही हैं, उनके बीच की दूरी r है। चालक AB के कारण, इस AB के कारण r डिस्टेंस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया म्यू 0/2π I1/r। नंबर 1 स्टेप हो गया। अब इस पहले वाले को छोड़ दीजिए, दूसरे वाले चालक को देखिए। ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसके कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कागज के तल के अवलंबवत नीचे को होगा, और ये कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा F2 = IBL sin θ। sin θ 1 हो गया। F2 = I के बदले I2, B के बदले B1 × L। B1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, F2 = I2 म्यू 0/2π I1/R × L। F2/L निकाल दीजिए तो इस दूसरे चालक CD के एक यूनिट लेंथ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है F2/L = म्यू 0/2π I1I2/R। इसको नंबर A कहा है। ठीक इसी प्रकार चालक CD, दूसरे वाले चालक के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, उसको हमने कहा है B2। B2 = कितना, म्यू 0/2π I2/R। अब ये जो पहला वाला चालक है ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो गया, B2 में प्लेस्ड हो गया और B2 के परपेंडिकुलर हो गया, तो इस पर लगने वाला फोर्स F1 कह रहे हैं। F1 = IBILB sin θ। sin θ फिर 91 हो गया, तो I1 B के बदले B2 L। पहले वाले चालक पर बल हो गया F1 = म्यू 0/2π I1I2/R × L। हम इसके यूनिट लेंथ पे फोर्स निकाल देते हैं, तो F1/L = म्यू 0/2π I1I2/, इसको नंबर B कह दिया। अब A और B को देखिए, F1/L = F2/L = इसको हम F/L। इसका मतलब प्रत्येक चालक के यूनिट लेंथ पे अप्लाई होने वाला फोर्स, लगने वाला फोर्स F/L = म्यू 0/2π I1I2/R। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। नंबर पहली कंडीशन, यदि चालकों में धारा की दिशा समान हो तो उनके बीच आकर्षण, ये जो यूनिट लेंथ पे फोर्स होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव होगा। आकर्षण का बल कार्य करता है। ये देखिएगा, एक वायर था AB, दूसरा वायर था CD। इसमें करंट फ्लो करते हैं, देखिए एक सेल जोड़ दिया हमने,
चलिए डाउनवर्ड कर देते हैं या अपवर्ड कर दीजिए। चलिए मैंने डाउनवर्ड कर दिया। ये बैटरी का धन सिरा, करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे ऐसे I1। ऐसे ही इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम करिए। ये एक वायर था हमारा AB, ये था हमारा CD। इसमें भी बैटरी का धन सिरा ऊपर लगाएंगे, ऋण सिरा नीचे, तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन नीचे को I2। ये AB वायर CD को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और CD वाला AB को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होगा जरा सुनना। देखिए इसमें करंट नीचे को फ्लो कर रही है, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसमें डाउनवर्ड हो रही है, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा। इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हम किन नियमों से निकालेंगे, या तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, लेफ्ट हैंड रूल से, या दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से। केवल इन दोनों से यदि आप अप्लाई करोगे F, I एंड B की डायरेक्शंस को का अध्ययन करेंगे तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। दूसरा देखिएगा, यदि दोनों, मतलब या तो दोनों में करंट नीचे को या ऊपर को हो, तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि दोनों चालकों में, नंबर बी कह देते हैं, धारा की दिशा विपरीत हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ये देखिए, ये पहला कंडक्टर AB, सपोज इसमें करंट हम चलिए नीचे को फ्लो कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों में करनी है। इसमें करंट फ्लो हो रही है नीचे को I1, और दूसरे वाले में करंट फ्लो कर देते हैं हम ऊपर को, ये CD है, इसमें हम करंट फ्लो कर देते हैं ऊपर को, का मतलब ऊपर नेगेटिव टर्मिनल और नीचे पॉजिटिव टर्मिनल छोड़ दीजिए। अपोजिट डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो होएगी तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखिए, इसमें दोनों में नीचे को या दोनों में ऊपर को, ऐसा भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करिए। ये पहला वायर था AB, पहला कंडक्टर AB, इसमें करंट हम नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करते हैं I1, और इसमें भी हम करंट नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करते हैं I2। CD पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, या दोनों में ऊपर को या दोनों में नीचे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, या तो ऐसे या ऐसे, ये देखिए, ये कंडक्टर AB, ये कंडक्टर CD, इसमें करंट
फ्लो कर देते हैं। पहले हमने नीचे को करी थी, अब ऊपर को कर देते हैं। इसमें ऊपर को कर देते हैं और उस वाले में नीचे को कर देंगे। इस वाले में कर देंगे हम करंट की डायरेक्शन नीचे को, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो करंट फ्लो हुई I2 नीचे को, I1 ऊपर को। यदि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन। यदि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे FBI की डायरेक्शन के लिए हमारे पास है केवल दो लॉ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। इन दोनों के अलावा और कोई नियम नहीं है। इस पे लगाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, इस पे लगाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, इस पे लगाओगे फोर्स ऑफ रिपल्शन, इस पे लगाओगे फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये इसको जितने बल से दूर भगाएगा, ये भी उतने ही बल से इसको दूर भगाएगा। ये जितने बल से उसको दूर भगाएगा, ये भी उतने ही बल से इसको, सिमिलरली ये जितने बल से इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये भी उतने ही बल से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब आते हैं 1 एम्पियर करंट है क्या, उसकी डेफिनेशन। देखिए, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का हमने फार्मूला निकाल दिया। इससे हम 1 एम्पियर करंट क्या है उसकी क्या निकाल देते हैं, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, क्योंकि इसको एम्पियर का नियम भी कह रहे हैं। तो देखिएगा 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर धारा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। व्हाट इज 1 एम्पियर? देखिए, हमने दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, कहां पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच उनके एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है भाई ये, और अनंत विस्तार वाले भी है, बहुत लंबे हैं, अनंत विस्तार वाले दो समांतर धारावाही चालकों के बीच उनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L is equal to μ0 upon 2π I1 I2 upon निकाल दिया भाई। आप जरा ध्यान देना, यदि F/L is equal to 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, R is equal to 1 मीटर, I1 is equal to I2 is equal to I, मतलब दोनों चालकों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। तब ये सब मान यहां रख दीजिए, तो क्या आ गया, 2 into 10 की पावर माइनस, तो 2 into 10 की पावर -7 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2π की वैल्यू भी 2 into 10 की पावर -7
इंटू I1 I2 का मतलब I स्क्वायर अपॉन R1 हो गया। सो I स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1। I स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स I इज इक्वल टू प्लस माइनस नहीं ले रहा हूं, प्लस ही प्लस ले रहा हूं, 1 एम्पियर आ गया है। 1 एम्पियर करंट आई। अब इसको लिखते हैं शब्दों में लिख दे रहे हैं। यदि निर्वात में या वायु में, लगभग वायु को भी निर्वात मान लेते हैं हम, होता तो नहीं है परंतु मान लेते हैं। यदि निर्वात में या वायु में अनंत विस्तार वाले दो समांतर चालकों के बीच की दूरी 1 मीटर हो। देखिए R इज इक्वल टू 1 मीटर माना है। निर्वात में अनंत विस्तार वाले दो धारावाही चालक हैं जिनमें समान धाराएं बह रही हैं, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है और प्रत्येक चालक की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल लग रहा है। तो प्रत्येक चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर की होगी। यदि निर्वात में या वायु में अनंत विस्तार वाले दो समांतर चालकों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा प्रत्येक चालक की एकांक लंबाई में 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल लगता हो तो प्रत्येक चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। एक एम्पियर की डेफिनेशन होगी भाई। निर्वात में या वायु में अनंत विस्तार वाले दो समांतर चालकों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर हो और प्रत्येक चालक में की एकांक लंबाई में 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल लग रहा हो तो प्रत्येक चालक में बहने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर की होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र निकालिए और इसके आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन उत्तराखंड बोर्ड में पूछा जाता है। और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमने अभी 2 टॉपिक इस समय पढ़े। एक तो अनंत विस्तार वाले सीधे धारावाही चालक के समीप आसपास किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू हमने निकाली μ0/2π I/r। और निकाली क्या, वो 2 बातों पर डिपेंड कर रही थी तो उतना होता है, उसको हम निकालेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ से। और दूसरा हमने अनंत विस्तार वाले दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र निकाला। वो जब तक हमको अनंत विस्तार वाले धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमको मालूम नहीं होगा वो तब तक नहीं निकल सकता है।
तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र निकाला। प्रत्येक चालक की एक अंक लंबाई पर लगने वाला बल आया हमारे पास F/L इज इक्वल टू μ0/2π I1 I2/R। और इसके आधार पर हमने 1 एम्पियर की करंट की डेफिनेशन दी। अब हम एम्पियर के परिपथीय नियम में आते हैं। क्या है एम्पियर का परिपथीय नियम, देखिएगा। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार पहले में एम्पियर ने एक नियम दिया, वो क्या नियम दिया और फिर इसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, उसमें उस बंद पथ में उसमें प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। कोई क्लोज्ड कर्व लेते हैं भाई, कोई वृत्तीय पथ ले लेते हैं, इसमें करंट फ्लो हो रही है, एक लूप है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ की बाउंड्री, बंद पथ है, क्लोज्ड पथ है, इसकी बाउंड्री पर, क्योंकि इसमें करंट या तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी या क्लॉकवाइज फ्लो होगी, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब जब किसी भी लूप में करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो ये बाउंड्री है, इस बंद पथ की सीमा पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यहां पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और इस बंद पथ पे हम एक छोटा सा क्या लेंगे, एक सेगमेंट लेंगे, एक छोटा सा अल्पांश लेंगे डीएल। तब एम्पियर ने यह कह दिया कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन का मतलब वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, और क्लोज्ड कर्व है तो क्लोज्ड पथ है तो ऐसा करेंगे रेखीय समाकलन, इसमें प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है μ0 I। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है, एम्पियर सर्कुलर लॉ है। ये नंबर 12वीं चीज आ गई भाई। ऐसे भी यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कोई हम सर्कुलर पाथ लेते हैं, एक तार लेते हैं, तार को हम वृत्त के आकार में मोड़ देते हैं, उसमें करंट फ्लो कर देते हैं, उसके सरकमफ्रेंस पर जाते हैं, उसकी परिधि में एक छोटा सा अल्पांश
लेते हैं डीएल, उस अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। किसी बंद पथ के सीमा पर जाएंगे, बाउंड्री पर जाएंगे, सीमा के अलोंग बाउंड्री जाएंगे, उस बाउंड्री पर चुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा बी डॉट, वो उसमें करंट जो फ्लो हो रही है उसका μ0 टाइम्स हो जाएगा। इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, इसको निकालते हैं कि इतना कैसे आता है, थोड़ा देख। एम्पियर के परिपथीय नियम को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए मैं एक वायर ले लेता हूं, एक स्ट्रेट वायर ले लिया भाई, ये सीधा वायर है। चलिए इसमें करंट फ्लो हो रही है नीचे से ऊपर की ओर। मैं क्या करता हूं, इसके इस वायर के एक बिंदु पर मैं ओ से आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ ड्रॉ कर देता हूं। आर रेडियस का एक हमने सर्कुलर पार्ट ड्रॉ कर दिया, बंद वक्र बना दिया। इसमें करंट नीचे से ऊपर को जा रही है। माना इसको आप छोड़ दीजिए, इस वायर को सर्कुलर फॉर्म पे मोड़ देंगे तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी। इसकी बाउंड्री पर एक हम छोटा सा अल्पांश लेते हैं डीएल, एक छोटा सा अल्पांश लिया डीएल। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर के द्वारा हमने आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड हुआ इस स्पर्श रेखा के अंदिश भी। अब ये इस सेगमेंट का जो अल्पांश है, अल्पांश और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। माना वृत्तीय पथ के लिए हम एम्पियर सर्कुलर लॉ निकाल रहे हैं। वृत्तीय पथ के लिए, इस वृत्तीय पथ के लिए माना एक सीधे तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। तार के केंद्र से, केंद्र O से R त्रिज्या के वृत्तीय पथ, आर त्रिज्या के वृत्तीय की कल्पना करने पर, कल्पना कर दी भाई, एक वायर है, वायर में करंट आई फ्लो हो रही है। सपोज इसको मैं चलिए ए बी कह देता हूं। इसमें करंट नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही थी। इस वायर के सेंटर से हमने आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप की इमेजिनेशन करी, कल्पना की। तब वृत्तीय, देखो धारावाही चालक जो होता है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। करने पर वृत्तीय पथ, वृत्तीय पथ की सीमा पर चुंबकीय
क्षेत्र B तथा वेक्टर dl दोनों वृत्त के स्पर्श रेखा के अनुदिश होंगे। दोनों की दिशाएं एक होंगे। अतः सीमा पर चुंबकीय क्षेत्र का सीमा पर, किसके सीमा पर? इस वृत्तीय पथ की सीमा के इस बिंदु पर, सीमा पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। B डॉट dl, वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है हमको? μ0 इंटू आई प्रूफ करना है। μ0 इंटू आई प्रूफ करना है। चूंकि अब देखना B डॉट dl इज इक्वल टू B dl साइन कॉस थीटा। कॉस 0 1 होता है भाई, कॉस 0 1, तो B डॉट dl इज इक्वल टू आ गया B dl। आया? तो ये आ गया लाइन इंटीग्रल क्लोज फॉर क्लोज्ड लूप। ये आ गया B इंटू dl। अब B तो बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रल dl क्लोज पथ के लिए। चूंकि B इज इक्वल टू सीधे धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही चालक के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना निकाला था हमने? μ0 अपॉन 2 I अपॉन r इतना कहा था। तो ये बराबर B की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, हैं? ये आ गया μ0 अपॉन 2 I अपॉन r और लाइन इंटीग्रल ऑफ dl फॉर क्लोज। और dl इज इक्वल टू, इस पूरे पथ के लिए dl इज इक्वल टू 2 r। सो B डॉट dl फॉर क्लोज्ड कर्व, ये आ गया μ0 अपॉन 2 I अपॉन r इंटू 2 r। ये 2 कैंसिल, आई कैंसिल। सो मैं यहीं पर कर दे रहा हूं। सो अतः चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः ये आ गया भाई, ये आगे आ गया क्या? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज्ड लूप। ये आ गया μ0 I। ये प्रूफ हो गया। फिर से समझिए, एक सीधा वृत्तीय पथ के लिए हम इस एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव कर रहे हैं। माना एक सीधा तार था, उसमें करंट I फ्लो हो रही थी। उस वायर के केंद्र से हमने r त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ की कल्पना कर ली और उसके पृष्ठ पर हमने एक छोटा सा सेगमेंट लिया, अल्पांश लिया dl। और इस वृत्तीय पथ पर जो इस सीधे धारावाही चालक के कारण यहां इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो होता है इस वृत्तीय पथ पर खींची गई रेखा, स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो वृत्तीय पथ की सीमा पर चुंबकीय क्षेत्र B और dl
वेक्टर बी और वेक्टर डीएल दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी, दोनों स्पर्श रेखा के अंदिश होंगे। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल फॉर क्लोज्ड लूप, ये हो गया बी डीएल। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा होता है म्यू 0/2 आई अपॉन आर, म्यू 0/2 आई अपॉन आर इंटू क्लोज्ड सर्किट का जो लाइन इंटीग्रल है वो 2 आर के इक्वल हुआ। तो ये 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो बंद पथ के लिए उसके सीमा पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी डॉट डीएल ये बराबर म्यू 0 आई होता है। तो एम्पियर का परिपथी नियम हो गया। इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू 0 गुना होता है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ। याद रखना, स्थिर विद्युतिकी में जो गाउस का नियम है, यहां मैग्नेटिज्म में एम्पियर का परिपथी नियम है। मतलब एम्पियर का परिपथ, चुंबकत्व के लिए एम्पियर का परिपथी नियम और स्थिर विद्युती के लिए गाउस के नियम दोनों सेम हैं। मैं लिख दे रहा हूं, स्थिर विद्युतिकी के लिए दोनों चीजों को मैं लिख दे रहा हूं। चुंबकत्व के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम स्थिर विद्युतिकी में गाउस के नियम के समतुल्य है। इसको नोट रखना भाई। चुंबकत्व में जो काम एम्पियर का परिपथी नियम करेगा, स्थिर विद्युतिकी में वही काम गाउस का नियम करेगा। स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम और चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथी नियम दोनों सेम रहेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही। शेष अगले लेक्चर में जो बचे हुए टॉपिक हैं उसका अध्ययन करेंगे। शेष